ही जी समस्या आहे आत्महत्येची, ही समस्या दिवसेंदिवस खूप वाढत चाललेली आहे आणि ही समस्या तरुणामध्ये जास्त आहे. 15 ते 29 वर्ष वया गटामध्ये याचं प्रमाण खूपच जास्त वाढलेलं आहे आणि 2019पर्यंतच्या ज्या सर्वे त्याच्यामध्ये दर 40 सेकंदाला एक आत्महत्या व्हायची. आता ह्याचं प्रमाण जागतिक व WHO रिपोर्टप्रमाणे 25% वाढलेलं आहे. आता ह्याच्यावर जे तुम्ही सांगितलं, व्हॉट्सॲपवर येणारे मेसेज, व्हॉट्सॲपवर अननोन येणारे मेसेज आणि हे मेसेज पाहून जे मुलं मुली ह्याला बळी पडतात. आता ह्याच्यासाठी आता मी थोडा विषय लांबेल पण मी बोलतो ह्याच्यावर की ह्याच्यासाठी काय झालेलं आहे की शाळेत मुलांनी माझ्याकडे ज्या तक्रारी आल्या, मी 2 शाळा पाहतो, ज्या तक्रारी आल्या की ते आल्या की मुलं मुलींना चिठ्ठ्या लिहिल्या, ह्याच्यावर मेसेज पाठवतात, मुलं मुलींना पाठवतात, मग पॅरेंट्स भरायला शाळेत येतात. आता खरं म्हणजे शाळेचा आणि व्हॉट्सॲप मेसेजचा काही संबंध नसतो आणि मुलांचा व्हॉट्सॲपचा वापर हा शिक्षण म्हणून ह्या 2 वर्षात इतका झाला की मुलं व्हॉट्सॲपशिवाय काही करायला तयार नाही. तर शिक्षकही मला शाळेत सांगतात की मुलं होमवर्क करून आणत नाही, मुलं लिहित नाही. म्हणून मी आमच्या एका शाळेत मी आता एक प्रयोग केला. मी स्वतः गेलो. आता शिक्षकही वैतागली होती की म्हणजे आम्हाला वर्ग सांभाळणं कठीण आहे. आम्ही 30 तास मुलं, अर्धा तास मुलामुलींचे भांडणं आणि मुलामुलांच्या भांडणामध्ये आमचा वेळ जातो. तर मी त्यांना सांगितलं मी तुमचा एक क्लास घेईल, तुमचा वर्ग मी स्वतः घेईल. मग एक विज्ञानचा धडा मी त्यांचा साऊंडवरचा मी त्या शाळेत घेतला. त्या वर्गातल्या 24 मुलांना मी वर्गातले बाकं सगळे बाहेर काढले. मी तुम्हाला का सांगतो मुद्दाम, तो पॅरेंट म्हणतील माझ्या मुलांना खाली बसवलं. बाकं मी बाहेर काढायला लावले, जागा केली, चटाईवर बसवलं आणि 6-6चे ग्रुप केले. 6-6च्या ग्रुपमध्ये त्यांना मी डिवाईड केलं. मी म्हणलं मी शिकवणार नाही, मी कशासाठी आलो, शिकण्यासाठी आलो. आणि ह्या ग्रुपनं त्यामध्ये ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत, 12 ॲक्टिव्हिटीज मी 6-6च्या ग्रुपमध्ये एक करायला सांगितली. त्यांनी 15-20 मिनटामध्ये ती ॲक्टिव्हिटी केली. त्या मग 6-6 मुलांना त्याच्यावर डिस्कशन करायला सांगितलं. त्यामध्ये ते सगळे गुंतले. वर्गभर तासभरात शिक्षकाला काही जास्त करावं लागलं नाही. आणि मग शिक्षकाने सांगितलं पप्पा आम्हाला आज मुलांनी काही त्रास दिला नाही. म्हणलं आता तुम्ही उद्या असंच करा, परवा असंच करा, 8 दिवस असंच करा. त्यानंतर सांगितलं आमचा वर्गातला त्रास कमी झाला, मुलांचं होमवर्क किती होतं. मी तुम्हाला सांगतो एक गोष्ट, पण आता ही सिस्टीम, ही पद्धत आणि त्यांना गुंतवणं, त्याच्यासाठी मी अजून दुसरं एक सांगतो तुम्हाला. ज्या पालकांनी माझ्याकडे तक्रार केली त्यांना मी एक होमवर्क दिलं आहे. काय होमवर्क दिलं, ज्यांनी हे समस्या आणल्या आमच्याकडं मुलं ऐकत नाही, घरी ऐकत नाही, त्यांना एक होमवर्क दिलं. शाळेत मुलगा किती तास असतो, 6 तास. 18 तास कुठं असतो, घरी. 6 तासाचा अकाउंट आम्ही शाळेतला देऊ, पण 18 तासाचा अकाउंट तुम्ही आम्हाला आणून द्यायचा. तुम्ही 18 तास मुलगा काय करतो, तुमच्याबरोबर काय करतो, कुणाबरोबर खेळतो, मोबाईलवर किती असतो, अभ्यासात किती असतो, बाकीच्या ॲक्टिव्हिटी किती असतो, तो अजून रिपोर्ट माझ्याकडे यायचा आहे. पण तो आल्यानंतरही मी तुम्हाला सांगेन. मला वाटतं हा प्रयोग, आता ह्याच्यात काही आम्हाला नवीन प्रयोगही करावे लागणार आहेत की पालकांनाही त्यात इन्व्हॉल्व करणं आवश्यक आहे. आणि शिक्षणाच्या बाबतीत मी आतापर्यंत ट्रायंगलबद्दल बोलत होतो, आता मी ट्रायंगल सोडून चौकोनाबद्दल बोलत आहे. आधी ट्रायंगल होता माझा चाइल्ड, विद्यार्थी, पॅरेंट आणि टीचर. आता माझा क्वाड्रँगल आहे चाइल्ड, पॅरेंट, टीचर आणि पियर ग्रुप. पियर ग्रुप म्हणजे त्याचे मित्र. 4-6 मुलांचा मित्र घोळका तुम्ही वर्गातच तयार करा, म्हणजे ते त्यांच्याशी संवाद साधतील, मोबाईलवर बसणार नाही, एक दुसऱ्याशी बोलणार, एक दुसऱ्याच्या समस्या करणार. म्हणजे ह्याच्यासाठी काय डेव्हलप करायचं, तुम्हाला इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेव्हलप करायची, व्यक्तिगत संवाद साधायचा. आलं लक्षात. मी सुद्धा ह्या प्रेस कॉन्फरन्सला का फेवर केलं, आम्ही लिहून बातमी पाठवली, तुम्ही छापता बातमी आली असती ती गेली असती, पण मी तुमच्याशी संवाद साधण्याचा हा मार्ग ह्याच्यासाठी उद्भवला की तुमच्या मनातही काय मला कळलं पाहिजे. तुम्हाला ह्याच्याबद्दल किती कल्पना आहे. जसं माझ्या लक्षात आलं की मी म्हणतो प्रेसलाच जर माहीत नाही 217चा मेंटल हेल्थ ॲक्ट, तर लोकांना काय माहीत होणार, हा माझा प्रश्न आहे. तर जोपर्यंत हे जाणार नाही, जोपर्यंत हा संवाद साधला जाणार नाही, समस्या दूर होणार नाही, समस्या वाढत जाणार आहे. तर संवाद साधणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. तुमची समस्या किती का मोठी असत नाही,
किती का मोठी असत नाही. मी आता ते समस्या मोजणार नाही, समस्या मोजायला तुम्ही आहेत पुरे. पण समस्या किती का मोठी असत नाही, संवाद साधल्याशिवाय त्याला पर्याय नाही. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही म्हणजे मी एका शब्दात सांगतो, मार्ग मोजायला 10-50 निघतील, पण संवाद हा सगळ्यात महत्त्वाचा मार्ग आहे. आणि संवाद साधला पाहिजे. आणि संवाद साधल्यानं अवघड समस्यासुद्धा दूर होऊ शकतात. छोटासा एक छोटा प्रश्न सर असा आहे की महाविद्यालय तरुणांमध्ये रिवेंज हा एक प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे. ग्रुपमध्ये जरा स्टेटस ठेवणे, त्याला मारहाण करणे आणि वेब सिरीजमधून हा मोठा प्रकार आता समोर येत आहे रिवेंजमधून. आता रिव्हेंज, आता ह्याच्यासाठी रिव्हेंज घेणं हे माणसाच्या स्वभावात आलेलं आहे. आता मी इथं जास्त वापर करेल कशाचा, स्पिरिच्युअलिटीचा. मी का सांगतो तुम्हाला, स्पिरिच्युअलिटी मी आज सगळ्या धर्माचं जे शिक्षण आहे किंवा जे नास्तिक लोक आहेत त्यांच्याजवळ एक स्पिरिच्युअलिटीचा कॉन्सेप्ट आहे. स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे काय, काही नियम आहेत, प्रत्येक धर्माचे नियम आहेत. काय नियम आहेत, सगळ्याशी चांगलं वागावं, कुणाला त्रास देऊ नये, कुणाबद्दल द्वेष बाळगू नये, हिंसा बाळगू नये, क्रोध करू नये. आता क्रोधाबद्दल मी आलाक्ष वेगानं तर मी तुम्हाला सांगतो दोन, एक भगवद्गीतेतला श्लोकही सांगतो आणि एक कुराणामधली व्हर्सही सांगतो. भगवद्गीतेतला श्लोक क्रोधासाठी आहे. क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृतिभ्रदात, स्मृतिभ्रदात बुद्धिनाशो आणि बुद्धिनाशात प्रणयशयती. लक्षात आलं तुमच्या, क्रोध केल्याने मनुष्याची बुद्धी नाश होते आणि जिथं नाश होते तो खालच्या काळात जातो. आणि कुराणाबद्दल काय, वल काझिमिनल गैस वल आफिना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन. जे राग गिळतात त्याला चॅलेंज करतात, लोकांना क्षमा करतात, अल्लाह त्यांच्याशी प्रेम करतो. तर हे संदेश, ह्या शिकवणी जे मी तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीलाच, घरापासून सुरुवात. घरात तुम्ही आपल्या धर्माचंही मला वाटतं शिक्षण, योग्य शिक्षण द्या. लोकांना धर्माची पुस्तकं माहीत नाहीत. मी आज मोठ्या खंबीरपणे सांगतो की माझा प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीशी संबंध आहे. पुस्तकं वाचलेले लोक नाही, फक्त त्याच्यावर चर्चा करणारे लोक आहेत न वाचता. त्याच्यावर काय म्हणा त्याला गैरसमज पसरणारे लोक आहे न वाचता. जर तुम्ही वाचलं, समजलं तर हा द्वेष नक्की कमी होईल. आणि ह्या ज्या घटना आहे ह्या घटनासुद्धा कमी होईल. कारण शालेय शिक्षणामध्ये किंवा कॉलेजच्या शिक्षणामध्ये द्वेष कमी करण्यासाठी किंवा अध्यात्म वाढवण्यासाठी, आध्यात्मिक पातळी वाढण्यासाठी, नैतिक पातळी वाढण्यासाठी कुठलंही शिक्षण नाही. तर हे शिक्षण त्याच्यामध्ये प्रत्येक लेवलला समावेश झालं पाहिजे असं माझं मत आहे. जब आप देखते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ जा रही, फैमिली के रिलेशनशिप बिगड़ जा रही. फैमिली में आज अगर हम देखेंगे तो 3 किस्म के सिचुएशंस आ गए. बूढ़े माँ बाप ओल्ड होम में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग जॉब पे, बच्चे जो पालना घर रहते हैं उस पालना घर में चले जा रहे हैं. तो फैमिली का कंसेप्ट खत्म होता जा रहा, टूटता जा रहा. और एक दूसरे की जो हेल्प करना, एक दूसरे का जो कॉपरेशन करना, एक दूसरे की जो रिलेशन अच्छे होना, ये सब बिगड़ते जा. और इसको रिप्लेस कर दिया है इसने किया मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया. लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, मेटा वर्ल्ड. मेटा इसमें क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड में वो क्या देखते हैं, हर चीज़ वो देख रहे हैं, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं मोबाइल में. उनके जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं मोबाइल पे, वर्चुअल उनके जो भी गेम्स हैं मोबाइल पे, उनका वर्चुअल प्लेजर है मोबाइल पे. मेरे कितने लाइक है, मेरे कितने डिसलाइक है, मेरा पोस्ट कितना पॉपुलर हुआ, इस किस्म का. बच्चे जो खेल रहे गेम्स, बच्चों का ज़्यादा वक्त जो गया गेम्स खेलने में, मोबाइल गेम्स. अब देखिए अगर मोबाइल गेम्स के आप गौर करें, आज बच्चा मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं. क्योंकि ये जो उसको खुशी मिलती मोबाइल देखने के बाद, जो प्लेजर हार्मोन ब्रेन में होते जिसे हम डोपामाइन कहते हैं. तो मोबाइल देखने के बाद ये डोपामाइन गेम खेलने में काफ़ी रिलीज हो जाता है. और यही डोपामाइन हमको रिलीज करने के लिए हमारे को फिजिकल एक्टिविटी कई ज़्यादा देर तक ही करना पड़ता है जब ये मोबाइल होता है. तो ये जो चेंज आते जा रहा है, इस चेंज की वजह से हर एक में एक स्ट्रेस की लेवल काफ़ी बढ़ गई, स्ट्रेस की लेवल काफ़ी बढ़ गई. और जैसा स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस कहीं के लिए जिम्मेदार है, ना सिर्फ दिमागी बीमारी के लिए
आपकी फिजिकल हेल्थ की। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है और है नहीं सब बीमारियाँ आपको स्ट्रेस की वजह से होती है। तो स्ट्रेस फ्री होना ये भी मुश्किल है। स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस ना हो, एक जगह बैठे तो भी अब ना हो, तो स्ट्रेस ऑप्टिमम चाहिए। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा तो वो स्ट्रेस नुकसान नहीं, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। तो यहाँ जो थीम इस साल दिया गया है, ये थीम है मेंटल हेल्थ और वेलबींग। अब वेलबींग क्या है? वेलबींग का जो कंसेप्ट है, आप मेंटली इल होने के बाद भी आप वेलबींग हो सकता है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेंटली इल है आप, मेंटल बीमारी है, उसके बावजूद भी आप वेल हो सकते हैं। फिजिकल बीमारी है, उसके बाद भी आपका कंसेप्ट ऑफ वेलबींग हो सकता है। केस जो आपको लगे उस टाइम पे यादगार रह गया, आज 40 साल हो गए आपको ऐसे याद रह गया कि वो केस बहुत टफ था आपके लिए, तो वो क्या था, क्या बीमारी थी वो बंदे को? ऐसा कोई मेरे लिए हर केस चैलेंज है। जहाँ तक ये केस आते हैं तो हर केस इंडिविजुअल होता है और हर केस अपनी जगह एक चैलेंज है। इसकी वजह मैं बता रहा हूँ। अब इस चैलेंज में मैंने कई केसेस देखे। अभी मैं इसके नाम तो किसी पेशेंट का नहीं ले सकता, और वो पेशेंट मुझे याद भी इसलिए रहते हैं, उसमें बहुत सारे याद हैं क्योंकि आज तक भी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हमारा ये सब जो आज आप देख रहे हैं ये हमारा इलाज टाइम पे हो गया इसमें। तो एक ऐसी केस में बताऊंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट था, मेडिकल में एजुकेशन ले रहा था। ये केस मेरे पास आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 85 या 86 की बात है। और मेडिकल स्टूडेंट था, उसको पढ़ नहीं सका, बीमार हो गया, उसने कई जगह बताया, अमेल वगैरह ये बहुत सारे चक्कर हो गए। उसके बाद मेरे पास आया, उसका मैं ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बाद अभी देखिए अब तकरीबन कितने साल हो गए उसको, 30-35 साल। आज वो, मैं पिछले का कोर्स नहीं बताऊँगा उसको, आज वो अपना अच्छा बिजनेस सेट किया, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे अच्छे एजुकेटेड हैं और उसके वो ऐसे तो एक नहीं, मैं बहुत सारी केस में आएंगे मेरे, एक ऐसा ही आइडिया मिलकर नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के बाद मैं ये बात बता सकता हूँ। ट्रीटमेंट के बाद लोग जजेस हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियन भी है, अच्छे बुरे नहीं बोलूँगा मैं, पॉलिटिशियन भी है, मगर ये सब हमारे ट्रीटमेंट रहे हैं और इसके बाद वो अच्छे हो जाते हैं और अपना काम वो ठीक से करते हैं, अच्छे से करते हैं। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ट्रीटमेंट, और आज का भी अभी मैं कुछ दिन से सर्वे कर रहा था कि ये पीरियड के बाद हमारे पास ट्रीटमेंट लेने वाले जो पेशेंट्स ओपीडी में फॉलो आते हैं, उसमें से कितना % पेशेंट अपने काम को वापस गया। तो मेरा अभी जो रफ एनालिसिस है, 90% लोग अपने वर्क को वापस गए और वे ट्रीटमेंट दे आर टेकिंग वर्क। तो इसलिए ट्रीटमेंट लेने में कोई झिझक की जरूरत नहीं है। अब कुछ % ऐसा होता है, हर बीमारी में होता है, हाइपरटेंशन में हो गया, डायबिटीज़ में हो गया और कोई भी बीमारी में, कैंसर हो गया, कुछ % तो जल्दी अच्छा नहीं होता, मगर दवा के बाद वो कंट्रोल में है और कुछ कंट्रोल के बाहर रहते हो 2-4%, मगर तादाद काम पे जाने की, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारने की काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ये मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग का जो कंसेप्ट है वो तो हर एक के लिए, हर एक को तलाश करना। जो मसला है ये दुनिया भर का मसला है, ये हज़ारों साल से चलता आ रहा है। लोगों में जो गलतफहमियाँ हैं, जो मसाइल रहते, देखिए लोगों में जो मसाइल रहते, जो कुछ सिम्टम ऐसे है जैसे कान में आवाज़ आना, सामने नज़र नहीं आना, तो सामने नज़र कुछ भूत आना, कुछ फिगर आना, इसको लोग समझते हैं कि ये कोई बाहर का है, किसने कर दिया, लेकिन ये सिम्टम्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं। और भी जो सिम्टम होते हैं जो आमतौर पे लोग नहीं समझ सकते थे, ये मुख्तलिफ बीमारियों के सिम्टम है, जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम है, डिप्रेशन के कुछ सिम्टम है, कुछ ओसीडी के सिम्टम है। और ये सिम्टम नहीं समझने की वजह से लोग इनको आमेल के पास ले जाते हैं। और आमेल बाबा लोग, स्पेशली मैं कहूँगा बाबा लोग, ये बाबा लोग उनको फिर जो मुख्तलिफ तरीक़े देते और तरीक़ों से उनके दिमाग में एक बात और पक्की कर देते कि तुम पे असर है, तो वो बोलते देखो बाबा कहने का असर मेरा कम हो गया। लेकिन ये तरीके सब गलत है, इससे बीमारियाँ बढ़ते हैं और लोग 3-3 साल 4-4 साल ये बाबा लोगों के जाके बैठ के। ये भी बात सामने है डॉक्टर साहब, आपके पास पेशेंट आए तो 1 से 1.5 साल या 2.5 साल में हो जाता है कवर, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल यहाँ पर बराड़े वगैरह 8-10 साल, 15 साल। अभी मैं इसमें 2 चीज़ बोलूँगा।
देखिए अब ये मैं नाम नहीं लेता किसी का, हमारे पास भी हो सकते नहीं, हमारे पास भी होते। मैं अभी जो मिसाल बताया ना आपको, अभी वो 40 साल से आता है और वो कैसी ट्रीटमेंट चल रही है उसमें बताता हूँ। वो 40 साल से आता है, वो अच्छा है, सिर्फ एक आधी गोली है उसको। अब आधी गोली इसलिए वो भी लेता, और आधी गोली लेके वो बोलता नहीं डॉक्टर साहब तुमसे मिलने को मेरे को 2-3 महीने का अच्छा लगता, इससे मैं आ रहा हूँ। ऐसे भी पेशेंट है, तो वो मसला अलग है। और जैसा मैं आपको बताया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अब इसका भी इलाज काफ़ी दिन चलता, वैसी ये बीमारियाँ हैं। तो ये बीमारियाँ जब है तो इसके अलामत किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, हर मरीज़ एक जैसा नहीं है, तो इस इलाज लंबा भी चल सकता। लेकिन इलाज करना ज़रूरी इसलिए है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इलाज से कम लगा गोली बंद कर देते हैं, बंद कर दिए बीमारी फिर से दोहराती। तो गोली जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से अगर कम करें तो वो बीमारी नहीं पलटती। दूसरी चीज़ ये होती कि कुछ, अब मुझे बहुत पता है, मैं बाबा लोगों के इस पर मैंने पूरी किताब ही लिखा मेरी, जिन जादू नाम से जब मैंने आर्टिकल्स लिखा, और अभी भी मैं वो काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मसला है इसको अभी एक तफसील से अलग अपन इसको डिस्कशन कर सकते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस साल जो मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर को मना रहे हैं, तो इसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग प्रायोरिटी वर्ल्ड वाइड। तो पूरे दुनिया भर में मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए हर लेवल पे कोशिश की जानी चाहिए। तो अब हम इसमें तो 1992 से हम हर साल मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, तो इस साल हमने इसको 40 साल पूरे होते आ रहे, इस लिहाज से हमने इसको थोड़ा और डिटेल्स में कुछ हम टॉपिक लिए। और डिटेल में लेने की वजह भी है कि कोविड के दौरान जो लैकुना हो गया था, वो लैकुना के वजह से मेंटल इलनेसेस में काफ़ी इजाफा हो गया, मेंटल बीमारियों में काफ़ी इजाफा हो गया, जैसे कि बच्चों में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आगे किसी में लोनलीनेस और किसी किस्म की और बीमारियां बढ़ गई है। और ये अपने स्कूल के अपने एकेडमिक में वो पढ़ाई में भी पीछे हो गए। और मैंने देखा कि बच्चों में बहुत सारे बच्चे लिख नहीं सक रहे, पढ़ नहीं सक रहे, और वो अपनी पुरानी लेवल पे आने के लिए भी उनको दिक्कत आ रही, स्कूल में आने के बाद भी उनमें दिलचस्पी नहीं है। और टीचर्स के लिए भी ये मसला पैदा हुआ कि टीचर का भी जो पढ़ाने का इंथुजिज्म पहले था, जिस तरीके से पढ़ाते थे, वो भी कम हो गया है, क्योंकि सबको 2 साल में सबकी आदतें जो बदल गई। जो घर में रह के काम करने, तो उनको बाहर आके वर्क करने के लिए और दिक्कतें आ रही, टाइम की पाबंदी के लिए भी मसले हो रहे। तो ऐसे मुख्तलिफ मसाइल हैं, और जिसके वजह से उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से मसाइल है। अब आने के बाद भी बच्चों में जो मसाइल है, वो बच्चों से एक दूसरे के साथ उनके मोबाइल की वजह से जो नए प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने में उनकी तवज्जो नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई अलग प्रोग्राम बनाना चाहिए, और इनके लिए बच्चों का पढ़ाई की तरफ तवज्जो कैसी हो, इस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से हमने कई टॉपिक्स रखे हैं। कल 26 तारीख से हमारे पास एक टॉपिक है मानसिक आरोग्य, संयुक्त कुटुंब किंवा विविध कुटुंब, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में का जो असर है मेंटल हेल्थ पे, उसके बारे में टॉपिक है। उसके बारे में दूसरा टॉपिक दिए हमने ड्राइंग के लिए, सुसाइड पर, उसके लिए ड्राइंग कंपटीशन रखे। और उसके बाद और एक जो टॉपिक है शिक्षणासाठी मोबाईलचा वापर, शाप की वरदान, मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए ये गुण है या कर्स है, ये इस टाइप का भी टॉपिक दिए। हमने कोविड के पीरियड में बच्चों में क्या असर हुआ, इस पे भी टॉपिक बच्चों के लिए दिए। और स्टिग्माफ्रेनिया एक टॉपिक दिए, जिसमें ये बीमारियों का स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, तो उसके कम करने के लिए क्या कोशिश की जाए, ये इसके लिए वो नाटक के ज़रिए वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 दिन ये मुसलसल प्रोग्राम चलने वाले हैं। और 1 अक्टूबर को हमने एक कॉमेडी शो अरेंज किया है, चला हाउ यू देरे। और 10 अक्टूबर को हम इस टॉपिक्स के प्राइजेस हम इसी कैंपस में मेंटल हेल्थ सेंटर में देंगे। और हमने एक कंपटीशन इससे पहले रखी थी, स्कूल में वो तफसील में नहीं जाऊँगा, कि सोशल हार्मनी इन इंडिया। तो इसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेशन आए थे, 400 साढ़े 400 से ज़्यादा। तो उनका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ हम इसी प्रोग्राम में 10 अक्टूबर को देंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेल बीइंग अच्छी करने के लिए कोशिश करें। और इसकी कोशिश हर शख्स को करना चाहिए, ये किसी एक का काम नहीं है। तो हर फर्द को, हर फैमिली को, कम्युनिटी को, नेशन को और पूरे दुनिया को इसके लिए कोशिश करना चाहिए। और ये इस टॉपिक का थीम है। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये जो है मानसिक बीमारियों के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस, लोगों के अंदर समझ और लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं
उसको दूर करने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज मानसिक बीमारियों के बारे में समाज में अब भी बहुत सी गलतफहमियां हैं। इन बीमारियों को लोग बीमारी नहीं समझते और इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ उठाते हैं और उनका सही इलाज नहीं कर पाते। हालांकि और शारीरिक बीमारियों की तरह ये भी एक किस्म की बीमारी है जिसको इलाज से ठीक किया जा सकता है। इसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर और हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल हम दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव रखा है 1 अक्टूबर को, जिसमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ताल्लुक से एक मराठी जो है एक ड्रामा रखा है, चला हवा उदया के नाम से। तो और इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, लोगों में मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से डिबेट कॉम्पिटिशन रखे हैं और सोशल इक्वालिटी इसके बारे में कंपटीशन रखे हैं जिसका अवार्ड भी वहाँ दिया जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ये मैसेज सब तक पहुँचाएँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।